जब ब्रह्मांड पढ़ रहे थे तो थोड़ा बहुत समझाने का हम कोशिश किए कि ब्रह्मांड जहां आपकी कल्पना शक्ति जाके अंत हो जाए, मतलब आप कुछ भी सोचिए, है ना, यहां तक कि अपने ईश्वर को भी सोचिए तो वो भी उस ब्रह्मांड के अंदर ही होंगे। ब्रह्मांड से बाहर कुछ नहीं होगा। एक छोटा से छोटा उप परमाणु कण से लेकर, है ना, बाकी जितना आप जा सकते हैं। तो अभी हम मनुष्य ने अपने ज्ञान के आधार पे जो सबसे बड़ा खगोलीय पिंड खोजा है, जाना है, वो आकाश गंगा है। क्या है? आकाश गंगा है। यानी कि एक जस्ट लाइक इमेजिन हम लोग करेंगे कि मान लिया गया ये हम लोग का ब्रह्मांड हो गया। मतलब यहाँ पे तो आपको जैसे लग रहा है ना सर ये बाहर वाला, नहीं, ये भी इसके अंदर है। आप एकदम अंत कर दीजिए, अपनी सोच का अंत कर दीजिए, ऐसा लगे कि सही में बस अब कुछ नहीं, है ना। उसमें एक छोटा से छोटा कण लेकर बड़ा से बड़ा आकाश गंगा, है ना, जिसमें शामिल हो, वो सब क्या कहलाएगा? ब्रह्मांड कहलाएगा। ऐसे अब आकाश गंगा किसे कहते हैं? तो तारों के समूह को। किसे कहते हैं? तारों के समूह को, कल बताए थे ना, है ना। तो तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। तो मान लिए ये तारा है, ये तारा, ये सब तारा है ना, और इससे मिला के ये क्या बन गया? आकाश गंगा। क्या बन गया? आकाश गंगा बन गया। अब कल जैसा बता रहे थे कि तारा कहते हैं जिसमें अपना प्रकाश हो। कोई खगोलीय पिंड जिसमें अपना प्रकाश होगा वो तारा होगा। बाकी खगोलीय पिंड में ये विशेषता नहीं मिलता है। तो जिसमें अपना प्रकाश होगा वो क्या कहलाएगा? तारा। यानी ये तो आकाश गंगा हो गया और ये क्या हो गया? तारा हो गया। ये क्या हो गया? तारा हो गया। यानी इस तारा जो है इसमें अपना प्रकाश। अब इसके प्रकाश से जो खगोलीय पिंड प्रकाशित हो रहा है ना, जो खगोलीय पिंड, उसका एक परिवार बन जाएगा। जब प्रकाश है तो खुद प्रकाशित होगा, दूसरे को भी प्रकाशित करेगा। अब उसके प्रकाश से जहां तक के खगोलीय पिंड प्रकाशित होने लगे वे सभी उस तारे के फैमिली के मेंबर हो जाएंगे। इस तरह हर तारा का अपना एक परिवार होगा, हर तारा का अपना एक परिवार होगा। तो अब थोड़ा एक कदम आगे बढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं कि सूर्य तारा है, इसीलिए उसमें रोशनी है और उसी के प्रकाश से हम लोग प्रकाशित होते हैं। यानी जो पृथ्वी ग्रह है ना, वो किसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है? सूर्य के। यानी हम लोग कहां पर हैं? पृथ्वी पर। हम लोग सूर्य पर हैं कि पृथ्वी पर हैं? तो हम लोग पृथ्वी पर हैं, लेकिन यह पृथ्वी कहां है? सूर्य के परिवार का सदस्य है। तो यानी कि ये सौर परिवार, मान लिया गया ये जो है ये जो है ये सूर्य है, मान लिया सूर्य है, ठीक है। तो ये सूर्य है तो इसका परिवार क्या कहलाया? सौर परिवार। क्या कहलाया? सौर परिवार कहलाया। और उसी सौर परिवार में पृथ्वी है और हम लोग उसी में हैं। यानी कि पहले तो हम लोग किस तारा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं? सूर्य के। अब सूर्य चूंकि तारा है तो वह किसी न किसी आकाश गंगा में होगा। तो वह किस आकाश गंगा में है? तो ये पूरे के पूरे आकाश गंगा का नाम बताए थे कल आपको, एंड्रोमीडा। क्या नाम बताए थे? सॉरी, मंदाकिनी। सॉरी। मंदाकिनी, है ना, आकाश गंगा, ये हो गया। कौन सा आकाश गंगा हो गया? यानी अब पूछेगा पृथ्वी किस आकाश गंगा में है? सूर्य किस आकाश गंगा में है? मंदाकिनी। हम लोग का तारा कौन है? हम लोग का तारा कौन है? ये वाला है। और ये कौन है? सूर्य है। मान लिया ये कौन तारा हो गया? सूर्य हो गया, है ना। अब ये तारा हम लोग का है, मान लीजिए हम लोग का पड़ोसी तारा ये है। तो थोड़ा सा इसका भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका नाम है
प्रोक्सीमा सेंचुरी, प्रोक्सीमा सेंचुरी। हम लोग का आकाशगंगा कौन हो गया? तो एक पड़ोसियों आकाशगंगा के नाम याद रखना है ना, तो इसका नाम एंड्रोमीडा है। एंड्रोमीडा आकाशगंगा हो गया, है ना। तो दो चार चीज अभी हम लोग जाने। सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में जाने कि एक छोटा से छोटा कण लेकर बड़ा से बड़ा, आप बोलेंगे आकाशगंगा, गैलेक्सी जिसमें शामिल है वो सब क्या कहलाएगा? ब्रह्मांड कहलाएगा। अब इस ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा खगोलीय पिंड नजर आया वो क्या नजर आया? आकाशगंगा। यानी आकाशगंगा किसे कहेंगे? तारों के समूह, तारों के समूह को। यानी कि हर तारा किसी ना किसी आकाशगंगा में होगा, ठीक है। और तारे के पास अपना प्रकाश होगा और उसके प्रकाश से जितना खगोलीय पिंड प्रकाशित होगा वो सब उसके परिवार का मेंबर होगा। वो सब क्या होगा? उसके परिवार का मेंबर होगा। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो पृथ्वी है वो ग्रह है, ठीक है। और वह ग्रह जो है सौर परिवार में, किस परिवार में है ना। तो इसीलिए हम लोग के पृथ्वी पर जो है सूर्य के प्रकाश पड़ता है और हम लोग उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आज रफली पढ़ा रहे हैं। ये मान लिया गया सूर्य भगवान है ना। अब इनके प्रकाश से, इनके पास अपना प्रकाश है। अब जो भी खगोलीय पिंड हो वो प्रकाशित अगर हो रहा है तो वो सब के सब किसका हिस्सा हो जाएगा? सौर परिवार का। तो यहाँ परिभाषा जो बनता है ना वो कैसे बनता है, थोड़ा सा पहले भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं। जो एकदम यूनिक हो, जिसको बोलने से उसकी पहचान हो जाए, जिसको बोलने से आदमी एक बार में पहचान ले, तब वो देख रहे जब तब वो क्या परिभाषा बन जाएगा। जैसे पूछिए आप कौन है? मैं आदमी हूं, तो हमका राक्षस हूं। तो ये परिभाषा, ये परिचय नहीं हुआ, ये कॉमन बात हो गया, है कि नहीं? तो बात ऐसा बोलिए जिसकी आपकी पहचान हमको पता चले। तो आप बोलिएगा मैं आदमी हूं, तो भाई आप सब आदमी है, हम सब आदमी है। तो खिसिया के नहीं हम लड़का है, हम लड़की हैं। अब बहुत से लोग से अगर पूछे कि सर ग्रह किसे कहते हैं तो बोलेंगे सर ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगावे ले नु, तेज लड़का हुई कोई जरूर ओकरे के ग्रह कहल जाला। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं। फिर उपग्रह किसे कहते हैं? ये कह रहा है ग्रह भी सूर्य के चक्कर लगाता है, ग्रहों के चक्कर लगाने के साथ वो सूर्य का भी चक्कर लगाता है। तो आप शुरू में ही गलत रास्ते पकड़ लिए। ग्रह के बारे में अगर कोई पूछे, अच्छा ऐसे बोलेगा जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो उसे ग्रह कहते हैं। तो फिर उपग्रह किसे कहते हैं? तो कौन के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है? बात समझ, थोड़ा हम खाली अभी सवाल दे रहे हैं, आप सोचिए। तो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्राग्रह, लवराग्रह, कोनो ग्रह सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होला। सौर परिवार का जितना मेंबर है वो किसके प्रकाश से प्रकाशित होगा? सूर्य के प्रकाश से। आप डिफिनेशन में पहले ही वही बोलिएगा तो फिर तो आपसे क्रॉस पर क्रॉस क्वेश्चन होगा कि जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो उसे ग्रह कहते हैं। तो पूछेगा सामने वाला अच्छा बाबू उपग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है बाबू तुम जाओ। अब जो सूर्य के प्रकाश, आप गलत नहीं है लेकिन इससे आपकी पहचान नहीं बन पाई, उस ग्रह उपग्रह की पहचान नहीं बन पाई। जिस तरह तारे के बारे में आपने बोल दिया कि जो अपने प्रकाश से प्रकाशित तो वो तारा है, इसका मतलब कोई खगोलीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होगा वो तारा होगा। जैसे सूर्य तारा है, अपने प्रकाश से प्रकाशित हो। तो फिर ग्रह का, उपग्रह का परिभाषा क्या बनाएंगे? पहले इसको थोड़ा समझते हैं कि चलिए मान लिया गया सूर्य भगवान है, ठीक। जो ग्रह होता है ना वो सूर्य का जो चक्कर लगाता है ना उसका कक्षा यानी रास्ता फिक्स होता है, एकदम निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाएगा। वो डांसिंग स्टाइल नहीं कि जब मन करे है ना घूम के आवता नहीं फिर अच्छा ना घूमे के घूम ले, टाइप से नहीं चक्कर लगाएगा।
वो जब भी चक्कर लगाएगा, ग्रह जो होगा वो चक्कर लगाएगा ना, वो एकदम फिक्स रास्ते पे ही लगाएगा। जबकि वहीं क्षुद्रा ग्रह है, इस सब तरह का पढ़िएगा, उल्का तुल्का कुछ भी, उसका रास्ता फिक्स नहीं होता है, और कब कहने जाके टकरा जाएगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन ग्रह जो है उसका रास्ता फिक्स है। मान ले ये ग्रह है, अब ये चक्कर लगा रहा है, तो इसी रास्ते पे ये चक्कर लगाएगा। दूसरा, उसमें इतना मास होगा, द्रव्यमान होगा कि वो अपने आकार को निश्चित रख सकेगा। उसके पास इतना मास जरूर होगा कि वो आकार फिक्स होगा, यानी कि उसको जब भी देखिएगा तो वैसा दिखाई देगा। ठीक है ना। उसके बाद आप बोलिए कि जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता हो उसे ग्रह कहते हैं। हो गया। यानी वैसा खगोलीय पिंड जो एक निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करे, उसका द्रव्यमान इतना हो कि वो गोलाकार को लगभग बना के रखे, और जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो उसे क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। यानी जितना ग्रह होगा वो क्या होगा? सूर्य का चक्कर लगाएगा, उसका कक्षा क्या होगा? फिक्स होगा, फिक्स होगा, है ना। तो आप अभी तक रट्टा मारे हैं कि ग्रह कौगो है, अभी ले नहीं खे याद, मापबा, लेकिन दूगो ग्रह की संख्या कितनी है? चलिए कोई बात नहीं याद है, हमरो नहीं खे याद, देखो तनी शांति। अभी तक आपको यह पता चला कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा, यानी रास्ता फिक्स होगा उसका, यानी ऐसे ही होगा ना, कोई ना कोई होगा तो ऐसे रास्ता होगा, ऐसे इमेजिन करिए, है ना, ऐसे जाएगा वो, ऐसे जाएगा, है ना, वो इसका ये रास्ता से होके जाएगा। जो सूर्य के सबसे करीब ग्रह है, ध्यान दीजिए, ठीक है, अभी पूछे बताए, खाली सुनिए, अभी हो सकता है एक आध लोग को याद होगा, वो भी कंफ्यूजन फंस जाइएगा। पता है मनुष्य पढ़ाई करता है, जानवर नहीं पढ़ता है, काहे? कि मनुष्य के पास बुद्धि होता है, जानवर के पास नहीं होता है। चलिए मान लिया, तो बुध बा, बुद्धि बा, तो बुधवार दिन कौन? बुध। हम मनुष्य तनी आलसी से, रोज कोनो काम ना करें सन, एक एक दिन गैप करें सन। हम दिन के नाम बताओ तनी, एक दिन गैप करके लिखे के बाद, बुध बीएफए छुट्टी, सुख शनिचर छुट्टी, एतवार सोमवार छुट्टी, बुध छुट्टी, सुख छुट्टी। आ गांव के दूगो यार दोस्त, अरुण भाई आ वरुण भाई, अरुण भाई और बुध से शुरू कोई नहीं हनु, एक और दिन छुट्टी करे के बाद, बुध बीएफए छुट्टी, शनिचर छुट्टी, सोमवार छुट्टी, बुध छुट्टी, सुख छुट्टी। आ गांव के दूगो यरवा, अरुणवा वरुणवा, अनु पहले अरुण कहे कि असेवा, बाद में वरुण, ठीक बा। रविवार के कहाँ के लोग छुट्टी मनावेला? पृथ्वी पर के। तो रविवार के जगह का लिख देगा एगो खाली, शुरू कहाँ से करे के बा? अच्छा, तनका दिन पहले के 2006 के पहले के बात करते नहीं, एगो प्लूटो रहे। अभी समझिए, दिमाग आप मत लगे हैंग होला होला, हमरा पता बा, अपने के सिखावेला नहीं माइल बनी। तो मान लेनी सब ग्रह, तो गिनल जाओ, एक का एक, दू का दू, तीन का तीन, चार का चार, पांच का पांच, छह का छह, सात का सात, आठ का आठ, नौ का नौ। तो कौगो ग्रह लोग तो बोर्ड पर 9 गो। कौगो? कौन कौन? बुध बीएफए छुट्टी। का लागल बा? केहू पूछलक सवाल, थोड़ा देर रुकिए के बता देम तो का हो जाई, है, लेकिन सही तो बताए नू। बुध बीएफए छुट्टी, शनिचर छुट्टी, इतवार के जगह पृथ्वी, इतवार के जगह सोमवार छुट्टी, बुध छुट्टी, सुख छुट्टी। गाँव के दूगो यार भाई, वरुणवा वरुणवा का, हाँ, ये है ग्रह, ये है एकदम सूर्य के दूरी के हिसाब से लिख ले बानी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता देखत रह। यानी सूर्य के सबसे करीब ग्रह
सूर्य के सबसे करीब ग्रह कौन है? और सबसे दूर, इसको साइड रखिए थोड़ा देर के लिए, ये वरुण। देखिए सुनिए, हई था न प्लूटो 2006 के पहले एकरो के कहल जाए ग्रह हवन, का हवन? ग्रह हवन। लेकिन धीरे धीरे एकरा पर खोजबीन बहुत ज्यादा भइल, तब पावल गए कि जो प्लूटुआ बा न, कि कभी चपटा लौकेला, कभी मोट लौकेला, कभी नाट लौकेला, आकारे फिक्स नहीं थे। आ घूमत घूमत एकरा घूमे के जे घूम है जाके आके जे ऐजा है ससुरा को एकरे रास्ता में ठोकर मार दे, एकरे रास्ता काट दे, फिर चलबे। तब भइल रे भाई तू ग्रह ना बाड़े, विशेषता नहीं के। तो एकरा ग्रह के श्रेणी से का करल गए? बाहर कर दिया। इस तरह वर्तमान में ग्रह कगो बचल? 8 गो बचल। कगो बचल? आज के डेट में वरुण, सॉरी ये प्लूटो ग्रह है कि नहीं है? नहीं है। इस तरह वर्तमान में ग्रहों की संख्या, क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, 2006 के पहले का सवाल होगा, ग्रह कगो? 9। सबसे दूर प्लूटो था, अब इसको भूल जाइए, ये ग्रह नहीं। इस तरह से सूर्य के जो सबसे करीब ग्रह है और जो सबसे दूर है वरुण है। जो पृथ्वी है कितने नंबर पे है? कितने नंबर पे है? किन दो ग्रह के बीच है? किन दो ग्रह के बीच है? जितना सवाल पूछे जवाब मिलेगा ना। नहीं याद है तो कौन बड़का गुनाह हो गया? परीक्षा में पूछेगा है ना, सवालवा के ऊपर कुछ बना ले सर, ऐसे कर लिया है ना। बुध बीएफए छुट्टी, शुक्र शनिचर छुट्टी, एतवार सोमवार छुट्टी, मंगल बुध छुट्टी बीएफए, शुक्र छुट्टी शनिचर, अरुण भाई वरुण भाई है ना। आराम से का पूछ लेबा। तो पृथ्वी किन दो ग्रह के बीच है? पकड़ा गया। सूर्य से करीब कौन है? सूर्य से दूर कौन है? बनेगा कि नहीं बनेगा? इतना आसानी से सबको याद हो गया। केकरा ना याद भल? हाथ खड़ा करो। हाथ केकरा याद ना भाई? हम फिर बताए ना तो हम पूछी या पता बा 95% लड़का के याद हो गल बा, 5% अभियो ना याद भइल, हम जानते है ना। तुम बताओ तो, तुम्हें बताओ पहले। चलो, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह के नाम बताओ। झगड़ा करे के हुई ना तो पूरा महलवा सुनत होता। बुध बोलो, बोलना। बुध के बाद फिर हेल्प पच गए, जगह जगह हम बताए वही ना बताओ ना, लाज पची के। बुध के बाद शुक्र, चलो पृथ्वी। शांति प्लीज प्लीज, थोड़ा सा सबको लेके चला जाना भैया, यो सब तो उम्मीद लगा के आई है ना। हाँ मंगल, जो बोलोगी हम लिखेंगे, जल्दी जल्दी बोलो। है बृहस्पति, शनि, अरुण भाई आई वरुण भाई, ठीक बा? याद हो गए? कितना लोग के लागत है गलत बा? जो बताई है गलत बताई है। अच्छा सही बताई है, बैठ सही है, सब लोग कह रहा है सही है। पहले याद था? याद हो गए? मिठाई खाइए हमरा। ठीक है, तो ऐसे अब सुनिए, ग्रह 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं आंतरिक ग्रह, यही लगले सीख जाना। एक को बोलते हैं बाह्य ग्रह, एक को बोलते हैं आंतरिक। तो 4 गो आंतरिक और 4 गो बाह्य, बस। शुरू के 4 गो अंदर बनू तो एक का कहल जाला? आंतरिक। चूंकि एक कुछ विशेषता बा जिसमें सब पृथ्वी के समान बा, तो एकरे का पृथ्वी तुल्य कहल जाला और एकरा के बृहस्पति तुल्य कहल जाला। वो बताएंगे घनत्व के कारण, द्रव्यमान के कारण, है ना। थोड़ा देर, थोड़ा बिना समय दीजिए हमको, फिलहाल छोड़िए। पृथ्वी तुल्य, बृहस्पति तुल्य। ग्रह 2 प्रकार का हो गया, कौन कौन? आंतरिक हो गया, बाह्य। आंतरिक में कौगो? बाह्य में कौगो? अब सुनिए, सवाल पूछा आंतरिक ग्रह का आंतरिक ग्रह कौन है? आंतरिक ग्रहों में आंतरिक, सबसे आंतरिक ग्रह कौन है? शुक्र के बोल रहा हूं, आंतरिक ग्रहों में आंतरिक ग्रह कौन है? बिल्कुल बुध होगा, बुड़बक।
और आंतरिक ग्रह, अब एक और अंदर के ग्रह कौन? और पूछिए आंतरिक ग्रह का बाह्यतम ग्रह, आंतरिक ग्रह का बाह्यतम ग्रह, बाह्यतम ग्रह का आंतरिक ग्रह, बाह्यतम ग्रह का बाह्यतम ग्रह, हो गया। कौन बड़का चीज है कि नहीं? ठीक है, याद होगी ना, लगभग कुछ कुछ अभी बता रहे हैं, आज रफली पढ़ा रहे हैं, है ना, फिर धीरे धीरे आप लोग को थोड़ा सा। तो ग्रह बिल्कुल उपग्रह से, अन्य खगोलीय पिंड से उसका अस्तित्व अलग है। और कैसे अलग? ठीक है, वो सूर्य का चक्कर लगा रहा है, लेकिन इसका रास्ता क्या है? फिक्स है। रास्ता क्या है? तो यहां बताए थे कभी थोड़ी देर पहले कि प्लूटो भी पहले ग्रह का दर्जा दिया गया था ना। क्यों छीन लिया गया? क्योंकि वो परिभाषा पे सही नहीं उतरा। परिभाषा पे सही नहीं, परिभाषा थोड़ी बदला जाएगा। तो देखा गया कि प्लूटो का है ना, उसका रास्ते में फिक्स नहीं है। वो किस ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण करता था? वरुण का। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, लगता है बाप रे कितना खतरनाक, कोची खतरनाक है। प्लूटो के बगल में वरुण था, तो ओकरे ने रास्ता के हेर फेर करी। जो प्लूटो था वो इसके बगल में था, तो ये वरुण है, अब एकरे के रास्ता के फेर बदल करे। तो पूछा किसकी कक्षा का अतिक्रमण करता था? तो सिंपल जवाब हो गया था कि नहीं? वरुण का, है ना। तो पूछेगा कि वरुण को ग्रह की श्रेणी से, सॉरी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्यों बाहर किया गया? तो आपका जवाब होगा कि उसका कक्षा फिक्स नहीं था, रास्ता फिक्स नहीं था, उसका द्रव्यमान इतना नहीं था कि वो अपने आकार को गोलाकार बना के रखे। इसी वजह से विद्वानों ने क्या किया? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। इस प्रकार वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, बोलो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण भाई, वरुण भाई, हो गए। इस तरीका से इन 8 ग्रह को 2 प्रकार में बांटा जाता है, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। आंतरिक में कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी। अब बाह्य ग्रह कौन? 4 गो। कौन कौन? बोलिए। अब आंतरिक का आंतरिक कौन होता है? अब आंतरिक का बाह्यतम कौन हो गया? हम कल बोले थे 100% तथ्यात्मक टॉपिक है, इसमें छेड़छाड़ नहीं किया गया, लेकिन समझा के तो जरूर बता देंगे, इतना जरूर याद करा देंगे आपको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फिर से ब्रह्मांड पे, और वहां से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मांड कहते हैं छोटा से छोटा परमाणु कण लेकर बड़ा से बड़ा आकाशगंगा। ठीक है, पृथ्वी किस आकाशगंगा में है? मंदाकिनी। हम कल आपको बताए थे मंदाकिनी आकाशगंगा है, कुछ किताब में मिल्की वे आकाशगंगा शब्द दे देता है, कोई बात नहीं, उससे घबराना नहीं है। मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला, हिंदी में क्या बोलते हैं? पृथ्वी से दिखाई देने वाला मंदाकिनी आकाशगंगा का भाग है। यानी मंदाकिनी आकाशगंगा का जितना भाग पृथ्वी से दिखाई दे रहा है ना, उनको दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह एक दूधिया पट्टी सी दिखाई देती है, जैसे मानो कि दूध की गंगा बह रही है। तो इसीलिए कभी कभी बदमाशी करेगा, आपको पूछ देगा कि पृथ्वी किस आकाशगंगा में है, वहां ऑप्शन में मिल्की वे दे देगा। अगर मंदाकिनी दे दिया तो आपको मंदाकिनी के फेवर में जाना है। हम वैधानिक चेतावनी दे रहे हैं, गलती मत कीजिएगा, प्रयोग आप मत कीजिए, हम लोग कर लिए हैं। और देता है कभी कभी ऑप्शन में मिल्की वे या मंदाकिनी डी में रहता है, लास्ट में रहेगा, मंदाकिनी 1 नंबर में रहता है ना। अब देखते हैं मंदाकिनी पकवाड़ रंग दिले बल्लू सेंटुआ में, उससे नहीं होता है। ठीक है, तो आकाशगंगा किससे मिलकर बनता है? किससे मिलकर बनता है? तारा। तारा किससे कहते हैं? अपना। अब ध्यान दीजिए, इसमें अपना प्रकाश है, यानी उसमें प्रकाश उत्पन्न करने का कुछ ना कुछ टेक्निक होगा, तब तो उसमें प्रकाश उत्पन्न होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हर एक तारे के केंद्र में हाइड्रोजन जो है हीलियम में चेंज होता है। तो मान लिया तारा है, प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, इसके केंद्र में हाइड्रोजन किस में बदल रहा है? हीलियम में बदल रहा है। यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। विखंडन की संलयन, विखंडन, परमाणु से ऊर्जा उत्पन्न होता है विखंडन से। मोस्ट VVI कई बार एग्जाम में पूछा है, सूर्य में जो ऊर्जा उत्पत्ति होती है विखंडन से कि संलयन से? संलयन से। तो सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा हाइड्रोजन किस में बदलेगा? हीलियम में बदलता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब
ऐसा थोड़े है कि अनलिमिटेड हाइड्रोजन है, हीलियम में बदलता रहेगा बदलता रहेगा बदलता रहेगा। अरे एक न एक समय तो खत्म होगा ही होगा, और जब खत्म होगा तो तारा मर गया। यानी तारे का जन्म और मृत्यु दोनों होता है। कोई भी तारा हो अमर नहीं है, उसका एक आयु है ना, और वह आयु डिपेंड करता है उसमें विद्यमान हाइड्रोजन की मात्रा पर, है ना, कि जब तक हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहेगा उसमें ऊर्जा उत्पन्न होता रहेगा, और जैसे जैसे हाइड्रोजन खत्म होगा नाभिक सिकुड़ने लगेगा, अब बाहरी भाग फूलने लगेगा। ठीक है ना, बाहरी भाग क्या होगा, फूलने लगेगा। जब चूल्ही देखने बड़े लोग, तो चूल्ही में लकड़ी डलनी सन, खूब आग धधोर भइल बा, तो लकड़िया जहाँ डालल वो केंद्र है, तो वहां सबसे ज्यादा टेम्परेचर बा, ऊपर बर्तन रख के खाना बनाई ले सन। और जब अगिया खूब धधोर हो जाला तो कौना रंग के रोके लगेला, लाल। कौना रंग के रोके लगेला, अगिया मुझा जाला, फेफरी पड़ जाला उजर रंग के पड़े रहेला कि ना। आ खरोचबा तो भीतर करिया निकली, खरोचल तो का निकली, करिया निकली। अब सुनिए कहानी, इतना बात बुझा नहीं गए, बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, सवाल ऐसे बनेगा, कितना खतरनाक सवाल है। तो कोई भी तारा में जब हाइड्रोजन समाप्त होने लगेगा ना, तो उसका केंद्र सिकुड़ के बाहरी भाग फूलने लगेगा, और उसका रंग एकदम लाल हो जाएगा। उसका रंग कैसा होगा, लाल हो जाएगा। यहां के बाद लाल होने तक सभी तारा लाल तक जाएगा, लेकिन जैसे लाल होगा उसके बाद तारे का अंत दो प्रकार से होगा। तारे का अंत दो प्रकार से हो सकता है। एक प्रकार का अंत उस तारे में होता है जिसका द्रव्यमान 1.4 ms से कम या बराबर हो, जिसका द्रव्यमान से कम हो या बराबर हो, उसका अंत एक जैसा होगा। और जिसका द्रव्यमान 1.4 ms से ज्यादा होगा उसका अंत एक अलग तरीके से होगा। यानी 1.4 ms बाउंड्री लाइन बन गया। और ये ms का मतलब होता है मास ऑफ सन। सूर्य का द्रव्यमान 1.4 ms मान लिया गया, और मानने वाले विद्वान का नाम है चंद्रशेखर। क्या नाम है, एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। उन्होंने ही यह खोज किया कि तारे का अंत कैसे होता है और कौन तारा कैसे मरता है। तो उन्होंने एक बाउंड्री लाइन बनाया जिसका नाम है 1.4 ms। इसका नाम है, अब सुनिए, कौनो भी तारा हो हाइड्रोजन हीलियम में बदलेगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी। सुनिएगा ध्यान से, हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा, नाभिक सिकुड़ेगा, बाहरी भाग फूलेगा, रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। रंग कैसा होगा, लाल। इस अवस्था में तारे को कहते हैं रक्त दानव। क्या कहते हैं, जैसे लाल होगा ना तो तारा का नाम क्या हो गया, रक्त दानव। यहां तक रक्त दानव सब तारा बनेगा, चाहे 1.4 ms से कम हो या ज्यादा हो, बनेगा। अगर 1.4 ms से कम है तो लाल रक्त दानव के बाद वो क्या हो जाएगा, सीधे श्वेत बदल जाएगा, श्वेत बामन में छोटा हो जाएगा तो, और लास्टली ये काला बामन में बदल के खत्म हो जाएगा, खेल इसका खत्म हो गया। ठीक है, 1.4 ms या उससे कम के तारे लाल रक्त दानव के बाद में किस में बदलेंगे, उसके बाद काला, उसका अस्तित्व खत्म। जिसका द्रव्यमान 1.4 ms से ज्यादा है, जैसे लाल रक्त में बदलेगा यानी रक्त दानव का अवस्था पाएगा ना, इसमें एक भयानक विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, विस्फोट के बाद तारे का जो भाग अवशेष बचता है ना, उसको न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, सही कर लीजिएगा, थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा आज। न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। लाल रक्त दानव बना ताल का, ओकरा बाद में का भल, विस्फोट भल। का भल, विस्फोट के बाद जो शेष बच गया उसको क्या कहिएगा,
वो इतना तेज ग्रीन ग्रीन बहुत तेज गति से नाचने लगता है। अचानक उसका स्पीड हजारों गुना बढ़ जाता है। जब एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे नाचेगा ना तो उस अवस्था में उसका नाम हो जाता है पल्सर। मोटरसाइकिल बुझाल का नाम पड़ल पल्सर। कोई भी गाड़ी का नाम ऐसे ही नहीं पड़ता है, स्विफ्ट पल्सर ये सब कारण है। इतना तेज गति से नाचेगा कि उसके मुंह का आकर्षण बल घनत्व अधिक होने से आकर्षण बल इतना ज्यादा होगा कि वो रोशनी तक को सोख लेगा, किसी को अपने अंदर समा लेगा, खींच लेगा। तो उसके मुंह पे हमेशा करिया अंधेरा छाया रहता है। मुंह पर छेद हो गया और उस पर क्या छाया रहेगा? अंधेरा। तो उस अवस्था को कहते हैं ब्लैक होल। क्या बन जाएगा लास्टली? यही बन के खत्म हो जाएगा, काला छिद्र, है ना। लास्टली पल्सर बनेगा। पल्सर के बाद में उसका स्पीड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ना कि उसका छेद जो है ना वो क्या करेगा, वो सूर्य के प्रकाश तक को निगल जाएगा, किसी के प्रकाश को निगल जाएगा, है ना। और उसके मुंह पे छेद पे क्या होगा? अंधेरा छाया रहेगा। तो उसी अवस्था को क्या कहते हैं? इसी का खोज किए थे एस चंद्रशेखर, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना। तो तारे का अंत दो प्रकार से होता है। क्लियर अब बुझा गया सब लोग को, है ना। जानकारी था, अच्छी बात है। नहीं था सीखे ना, जानकारी था, रिवीजन हुआ था। सवाल जाके बने, एसएससी का फेवरेट सवाल है, खूब पूछता है इसी को, अवस्था का नाम दे देता है। कई बार पूछा हुआ है न्यूट्रॉन तारा का संबंध किससे है, किस घटना से है, पल्सर क्या है, इस टाइप से, ठीक है। तो जिस तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से कम है रहने दीजिए। तुम बताओ, खड़ा हो जाओ, स्टेज खाली नाम बताओ, बोलो। 1.4 ms से कम है, क्या होगा? वन 1.4 ms से कम द्रव्यमान वाले तारे का अंत कैसे होता है? सबसे पहले हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। तो ऊर्जा उत्पन्न होती है हाइड्रोजन। जब बैठो तो हम ही बताएंगे, तो पूछो क्या? कौन बताइए? बताएगी? बताओ। तो हम कहाँ तुमको खड़ा किए थे हीलियम में? जल्दी बताओ, लेट हो रहा है। बैठ, कोई बात नहीं, एक बार दूसरा बेंच पर से क्या बताइए क्या हुआ है? ना समझ में आएगा तो बुझ लिया तो पहले टाइम लगा। कई कौन बात बोल पढ़ा था लोग मजाक के लिए बड़ा लोग, और जब हाल है तो तुम बताओ। तुम्हारे पीछे तू तो बताएगी, तेरा पीछे। हाँ तोरे के कहता नहीं, हाँ खड़ा होके बताई, जल्दी खड़ा होके बताई। चूल्ही के एग्जाम्पल देनी है, पोची के दी की समझ में आओ। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो। हाँ लाल हो जाएगा, उसके बाद श्वेत में बदल जाएगा, उसके बाद काला हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो लाल दानों को नाम दो, श्वेत बामन बोलो, काला बामन बोलो, ठीक है। बैठ, अब बताइए तो, खड़ा हो जाइए। आपके पीछे, अरे अपना ही के कहते हैं, खड़ा होकर आयल बन जाता, मेहनत से पढ़ा तो नहीं, बताइए कुछ सीख कीजिए। 1.4 ms से अधिक है, कैसे अंत होगा? ये कौन बात है, हेल्प करते हैं। उसमें एक विस्फोट होगा, विस्फोट। चलो बैठे, एक बार सब लोग सुनिए, फिर से सुनिए, शॉर्टकट बता रहे हैं प्लीज। नहीं कुछ सीख के जाइए, आए हैं ऐसे नहीं जाइए। 1.4 ms से कम हो चाहे ज्यादा हो, सूर्य में, तारा में ऊर्जा उत्पन्न हाइड्रोजन हीलियम में बदलने के कारण होता है। किस कारण से होता है? इस क्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। इस क्रिया को क्या कहते हैं? संलयन। अब देखिए, बताया कि चंद्रशेखर साहब दो प्रकार के तारे का खोज किए, एक को बोले 1.4 ms से कम, एक को बोले अधिक। अब जब 1.4 ms से कम है, उसमें हाइड्रोजन यदि खत्म होगा
तो केंद्रीय भाग सिकुड़ेगा, बाहरी भाग फूलेगा। केंद्रीय भाग चाहे 1.4 ms से अधिक हो या कम हो, पहले शुरुआत यहीं से होगा। हाइड्रोजन खत्म होगा, केंद्रीय भाग सिकुड़ेगा, बाहरी भाग फूलेगा। उसके बाद उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल। उसके बाद रंग कैसा होगा? अब यहां से दो प्रकार में बांट दीजिए। यदि 1.4 ms से कम है तो लाल दानव इस अवस्था में नाम दे दिया जाता है। उसके बाद वो श्वेत, व्हाइट डॉर्फ, श्वेत बामन, है ना। और उसके बाद लास्टली किसमें बदलेगा? काला बामन, ब्लैक डॉर्फ में बदल के उसका खेल खत्म हो जाएगा सीधा। 1.4 ms से कम होगा तो लाल, लाल के बाद श्वेत, श्वेत के बाद काला, खत्म, अस्तित्व खत्म। ठीक है। और 1.4 ms से अधिक होगा, है ना, तो लाल दानव तक तो आएगा। लाल दानव के बाद क्या होगा? उसमें विस्फोट होगा। उस विस्फोट को बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। उस विस्फोट का नाम क्या दिया जाता है? और विस्फोट के बाद जो अवशेष शेष बचता है उसका नाम देते हैं न्यूट्रॉन तारा। क्या नाम देते हैं? जब उसकी गति चरम पे होती है तो पल्सर। और इस अवस्था में उस तारे में जो छेद होता है, वह छेद का आकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि वो सूर्य के प्रकाश को भी निगल जाता है। इसीलिए उसका नाम फाइनली क्या पड़ जाता है? ब्लैक होल, काला छिद्र। क्या नाम पड़ जाता है? और इस अवस्था को समाप्त हो गया। तो सीधा देखे, लाल दानों से सुपरनोवा विस्फोट हो गया, उसके बाद न्यूट्रॉन तारा, उसके बाद पल्सर में बदला, और फाइनली वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया। खेल उसका खत्म हो गया, है कि नहीं? तो 1.4 ms से कम है तो लाल दानव, उसके बाद श्वेत बामन, उसके बाद काला बामन। 1.4 ms से अधिक है तो लाल दानव, उसके बाद सुपरनोवा विस्फोट, विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा, उसके बाद पल्सर। चलिए आज के लिए इतना। उम्मीद कर रहे हैं सब लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। थोड़ा सा मेहनत, आप लोग इतना प्यार से कोई नहीं समझाएगा। हमको जैसे याद हुआ हमने आपको बता दिया। परीक्षा में सवाल गारंटी बन जाएगा आपसे, है ना, इस तरह। चलिए सूचना है, सूचना यही है कि इस क्लास जो है अब बुधवार को, सॉरी बृहस्पतिवार को खुलेगी।